नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विकसित भारत की योजनाओं और उद्देश्यों पर देंगे सुझाव। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला दल आज शाम होगा रवाना। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में भारत। आतंकवादियों को वित्त पोषण करने वाले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए एफएटीएफ को देगा नया डोजियर। आरबीआई ने केंद्र सरकार को किया अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण। 2024-25 के लिए 2,68,000 करोड़ रुपए दिए। वित्तीय विवरणों को भी दी स्वीकृति। और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में फहराया तिरंगा। ऑरलैंड जानोस किसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एट 2047 है। इसमें राज्यों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये आवश्यक हो गया है कि राज्य अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाएं और जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाएं। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों में तब्दील हो जाएं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगा, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करेगा। इस दल में निशिकांत दुबे, फंगनन कैन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा, जिस तरह से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं, उनको भी आतंकवाद की परिभाषा पता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है,
काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है और उनका समर्थन कर रहा है। ये आतंकवादी भारत में आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम इन चारों देशों से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भाजपा नेता सतनाम सिंह संधू ने कहा कि हमें वहां जाकर भारत का पक्ष रखना है। हम बहरीन जा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास तथ्य हैं वो हम रखेंगे। ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है। ये एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपनी प्रतिनिधि भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश, बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। वहीं थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर दुनिया को ये बताने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत का रुख क्या है। Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position
on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it, and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. इसके साथ ही भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि वे राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we are doing that. एक प्रतिनिधि मंडल ने जापान में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 14 दिनों के बाद एयर स्ट्राइक्स किए और 9 आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया। ये भारत है दृढ़ संकल्प वाला और कार्य में सम्मानीय। उन्होंने टोक्यो में रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने समुदाय में पहलगाम हमले पर चर्चा करें। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं, 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। वी न्यूट्रलाइज दोज टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स विदाउट एंडेंजरिंग अ सिंगल सिविलियन लाइफ। जापान में भारतीय समुदाय के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के दौरान भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि आतंक के खिलाफ हर देश में जनमत तैयार करना ही हमारा लक्ष्य है। 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया और 11 एयर बेसेस को ध्वस्त किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा उस समय हमने जो किया वो बिल्कुल हृदय से प्रेरित था। और उसके बाद लेकिन ये कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के तौर पर हम सब का एक ही काम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के विरोध में एक जनमत तैयार करे, आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव तैयार करे और पाकिस्तान का सही चेहरा सबके समक्ष लाएं। भारत पहलगाम आतंकवादी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर बहुपक्षीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF को नया डोजियर देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत FATF से मांग करेगा कि पाकिस्तान को फिर से संदिग्ध देशों की सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेरिस स्थित यह संस्था धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखती है और इसमें भारत सहित 39 देश शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डालने के लिए भारत FATF के समक्ष मजबूत मामला पेश करेगा। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और वो बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने और आतंकवादियों को मदद करने के लिए कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान अपने आम बजट का औसतन लगभग 18% रक्षा मामलों और सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि संघर्ष प्रभावित देश भी इससे कहीं कम खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, 1980 से 2023 तक पाकिस्तान में हथियारों के आयात में नाटकीय रूप से औसतन 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की अगली पूर्ण बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बैठक जून में होने की संभावना है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में 2,68,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को भी स्वीकृति दी। ये बैंक का सरकार को दिया गया अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारी वित्त को मजबूत करना है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप के विभिन्न देशों में तैनात भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और उभरते वैश्विक समीकरणों के बीच यूरोपीय देशों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत जर्मनी संबंधों के निरंतर विकास और मजबूत समर्थन को लेकर सराहना की। साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई है। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की और बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और उसका विस्तार करने के लिए जर्मनी की सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को इस समय दुनिया का समर्थन मिल रहा है। 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के साथ बैठक की तो जर्मनी ने खुलकर भारत का समर्थन किया। एस जयशंकर ने बर्लिन में शुक्रवार को अपने समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadeful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadeful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा कि जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद पर भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। India's security and global security. We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. The fact that now a truce is in place is something we appreciate very much. What is important now is that this truce remains stable, that dialogue can happen in order to find bilateral solutions. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के इस बयान की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर भी बात की। साथ ही दोनों ने पड़ोसियों के मुद्दों के साथ वैश्विक चिंताओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया।
ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। इधर अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अस्पृश्यता और अपराधों को रोकने के तरीके और साधन तैयार करने के लिए नई दिल्ली में कल एक अहम बैठक हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले, BL वर्मा और दुर्गादास उइके ने 28वीं समन्वय समिति की इस बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल करने की देरी, लंबित पड़े मामलों की संख्या, विशेष न्यायालयों की स्थिति, सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठक, अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों और PCR एवं POA अधिनियमों के क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों के नियमित आयोजन पर जोर दिया ताकि अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन की समीक्षा की जा सके। बैठक में विशेष पुलिस थाने बनाने और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब यूपी के नेपाल सीमा के रास्ते बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संदिग्धों को भारत में भेजने की फिराक में जुट गया है ताकि भारत में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके। सशस्त्र सीमा बल को मिले इनपुट के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। घुसपैठियों को भेजकर भारत में अशांति फैलाना चाहता है आतंकिस्तान। भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी बांग्लादेशी नागरिक। भारत नेपाल सीमा पर SSB जवानों ने संभाला मोर्चा। खुफिया इनपुट के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर SSB ने जारी किया हाई अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा पर जंगलों में 24 घंटे हो रही कॉम्बिंग। ऑपरेशन सिंदूर से पिटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी और बांग्लादेशी संदिग्धों को भारत में प्रवेश कराना चाहता है। घुसपैठ करके वे भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। इस इनपुट के बाद उत्तर प्रदेश से लगे भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आने जाने वाले लोगों के अलावा वाहनों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज ऐसे जिले हैं जो भारत नेपाल सीमा से जुड़ते हैं और ये सीमाएं खुली होने के कारण यहाँ पर घुसपैठियों और आतंकियों का आना जाना बड़ी आसानी से हो सकता है। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत में आने की सूचना मिली है, जिसके बाद इन जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं श्रावस्ती में SP घनश्याम चौरसिया बॉर्डर से जुड़े हुए हर गांव में जाकर चौपाल लगाकर लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा सके। वहीं इन सीमाओं पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गहनता से जांच करने के बाद ही भारत में प्रवेश मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर SSB और पुलिस की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए गांव में आजकल संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। ऑपरेशन सुरक्षा कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और आम जनता से मिलकर के बॉर्डर की सुरक्षा को लगातार संवेदनशील तरीके से उसको संपादित किया जा रहा है। अवैध रूप से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के नेपाल सीमा से भारत में घुसने की आशंका के इनपुट के मिलने के बाद बहराइच के इंडो नेपाल सीमा रुपही डीहा बॉर्डर पर नेपाल से आने वालों पर पैनी नजर रखने के साथ आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। सीमावर्ती गांव और रास्तों पर CCTV कैमरों से भी निगरानी हो रही है। इस बॉर्डर पर खुली सीमा से करीब 35,000 लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं।
जिनमें सभी भारतीय या नेपाली होते हैं। एसएसबी हेडक्वार्टर और सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद से रुपहीडिया सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने जानकारी दी कि नेपाल सीमा से सटे जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। नेपाल से आने वाले हर नागरिक की सघन जांच की जा रही है। बहराइच की खुली सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। फायर हेडक्वार्टर से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, जो कि बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस कर गए हैं और वो हिंदुस्तान की और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए कहीं से भी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम रोकना चाहेंगे ताकि वो अपने गलत इरादों में सक्सेसफुल ना हो सके। सुरक्षा एजेंसियां सचेत हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूपी एटीएस कंट्रोल रूम द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये 24 घंटे चालू रहेगा। आतंकी गतिविधियों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बौखलाए पाकिस्तान के देश में घुसपैठ कराकर माहौल खराब करने की साजिशों के बीच मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। एमपी के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठन के सदस्य और आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इसी के तहत प्रदेश पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेगी। तो देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। इंदौर, भोपाल सहित 8 जिलों पर खास फोकस। कई रोहिंग्या मुसलमान हैं सिमी के सदस्य। कुछ आईएसआई एजेंट बन कर रहे हैं काम। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की घुसपैठियों पर है नजर। अवैध रूप से देश में घुस आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। ये लोग अवैध रूप से देश में घुस गए हैं और विभिन्न राज्यों में फैल गए हैं। ज्यादातर समय देखा गया है कि ये घुसपैठिए भारत विरोधी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस और राज्य की खुफिया एजेंसियों की ओर से रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे किया जाएगा। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, जबलपुर और श्योपुर में सर्वे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन जिलों में प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य और आईएसआई एजेंट पकड़े जाने के मामले पहले भी सामने आए हैं। यहां प्रवासियों की संख्या अधिक है, इसलिए इन्हें अधिक संवेदनशील माना गया है। रोहिंग्या को लेकर जो सर्वे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा होते हैं। कई बार इनके सिमी आदि संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से संपर्क और संबंध बताए गए हैं। इनकी विचारधारा भी उनसे मिलती है, तो राष्ट्रीय के आंतरिक सुरक्षा के लिए इनका जानकारी लगाना और इन्हें वापस किया जाना बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश व म्यांमार के अवैध प्रवासियों को खोजकर इन्हें वापस भेजने की कवायद फिर से तेज कर दी गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर सर्वे में जुट गई हैं। प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग द्वारा सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक भी की गई। सर्वे के लिए ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जहां प्रवासियों की संख्या अधिक है। जिनकी नागरिकता नहीं उनको तत्काल यहाँ से निकाला जाना चाहिए। भारत में कोई जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, कोई हराम का नहीं है कि इन लोगों को पालने के लिए हम दें। जो घुसपैठे जितने भी हैं उनको सबको बाहर किया जाना चाहिए। जितने भी अवैध लोग देश में रह रहे हैं इन्हें सबसे पहले तो चिन्हित करा जाए। चिन्हित करने के बाद अगर ये इनकी नागरिकता नहीं है तो बिल्कुल इन्हें देश से बाहर करा जाए। सबसे ज़्यादा अपराध इन्हीं लोगों के कारण हो रहे हैं। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजना है। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इस सर्वे से जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, वहीं प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। कैमरामैन मनुदेव भारद्वाज के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पटना एयरपोर्ट के विश्व स्तरीय टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस टर्मिनल का 1400 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व स्तरीय है पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। बिहार में हवाई यातायात को मिलेगी रफ्तार। नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा नया टर्मिनल। बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। साल 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुआ पटना का जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब नए और भव्य रूप में दिखने वाला है। इसके नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया है। टर्मिनल 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नए टर्मिनल में मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, फ्लाइंग क्लब भी बनाए गए हैं। साथ ही अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए हैं। चेक इन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ाकर 64 कर दी गई है। इससे यात्रियों को लाइन में ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे। और कई योजना जो पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट की मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 स्क्वायर मीटर है, जबकि नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद ये टोटल एरिया 65,150 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया गया है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, लेकिन अब एक फ्लाइट के रनवे पर रहते दूसरी फ्लाइट भी लैंड कर सकेगी। साथ ही नए टर्मिनल के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। हमारे यहाँ दमदम एयरपोर्ट है या दिल्ली के एयरपोर्ट उसी लेवल के यहाँ बन रही है, तो इससे हमें आगे चल के बहुत ही सुविधा होगी। जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स होते हैं तो उस अच्छे एयरपोर्ट्स की तरह इसमें यहाँ भी हम लोग को फैसिलिटी मिलेगी। को यहाँ बहुत अच्छा सुविधाएं मिलेगी, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में जो भी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, पटना में भी। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद इमिग्रेशन काउंटर भी शुरू हो जाएगा। इससे बिहार से विदेश यात्रा और आसान होगी। साल 1999 से पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं। 26 साल बाद फिर से ये उड़ानें शुरू होंगी। नए टर्मिनल के बन जाने के बाद से पटना से दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, काठमांडू, म्यांमार के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इससे गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जहां पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं। यहां आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट पर कई कलाकृतियां लगाई गई हैं जो बिहार की संस्कृति को दिखा रही हैं। इसके साथ ही वर्तमान में 34-35 हवाई जहाज जो है वो पटना एयरपोर्ट आता है, जबकि इस टर्मिनल के शुरू हो जाने के बाद हवाई जहाज की जो संख्या है वो 75 के आसपास पहुंच जाएगी और जो यात्रियों की संख्या अभी 25 लाख है वो बढ़कर के साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान हमेशा से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा स्थल रहा है। इसकी भौगोलिक खासियत, मरुस्थल, किले, महल और अभयारण्य फिल्म शूटिंग के लिए आदर्श जगहों में से एक है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अब राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी को नए सिरे से तैयार कर घोषित करने जा रही है। राजस्थान सरकार ला रही है नई फिल्म पर्यटन नीति। नई नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने पर मिलेगी वित्तीय सहायता। नई फिल्म पर्यटन नीति से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। फिल्मों के माध्यम से राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में सरकार एक नई फिल्म पर्यटन नीति लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को और अधिक प्रोत्साहित करना है। इस नई नीति में कई तरह के आकर्षक प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि राजस्थान में लोग फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच सके। फिल्म के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की ब्रांडिंग में सुधार करने के मकसद से नीति को तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने नई नीति के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। इसमें कुल योग्य उत्पादन लागत में 30% का शेयर दिए जाने का प्रावधान है, जो पहले 15% था। इसके अलावा राजस्थान की लोकेशन का प्रमोशन करने पर बोनस प्रतिशत भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आरटीडीसी होटल में ठहरने पर इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कृत फिल्मों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 चल रही है और हम शीघ्र ही राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लेकर आने वाले हैं। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भी हो चुका है। पहले जो हम 15% तक देते हैं उसको हमने प्रपोज किया है कि हम 30% तक जो भी राजस्थान में जो कॉस्ट ऑफ उनका प्रोडक्शन होता है उसको हम शेयर देवें उनको। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर वो राजस्थान में शूटिंग करते हैं और राजस्थान की लोकेशन को एज इट इज बताते हैं तो बोनस भी उनको दिया जाएगा। राज्य की पर्यटन विभाग का जिम्मा संभाल रही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस नीति पर खास तौर पर जोर दे रही हैं ताकि राज्य में पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो सके। पहले इस नीति से जुड़े स्टेक होल्डर्स के सुझाव लिए गए, तो वहीं अब इसकी ड्राफ्टिंग की जा चुकी है। इस मामले में हालिया दिनों में कई अहम बैठकें भी की गई। फिल्म और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों की माने तो इससे राजस्थान के टूरिज्म को खासा बूस्टअप मिलेगा, जिससे न सिर्फ राज्य का नाम होगा बल्कि इससे रोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन ठीक चल रहा है। यहाँ की सरकार द्वारा, पर्यटन मंत्री द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार की पर्यटन के प्रति पॉजिटिविटी ने पर्यटन को और बढ़ाया है। और अब हम कह सकते हैं अभी गर्मी होने के बावजूद भी पर्यटक विभिन्न शहरों में राजस्थान के पर्यटक स्थलों पर घूमते हुए सुबह शाम देखे जा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान नित्य प्रतिदिन अपने नए आयाम स्थापित किया जा रहा है। सरकार की दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, सोच के कारण पर्यटन को क्षेत्र में निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 44 एजेंडे तैयार किए। निश्चित रूप से राजस्थान पर्यटन के लिए नया आयाम स्थापित होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने इस प्रकार के से जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया है वो एक अपने आप में तारीफ का योग्य है। फिल्म और पर्यटन नीति को शीघ्र लागू किया जा रहा है, जो एक अपने आप में नया इतिहास राजस्थान रचेगा। नई फिल्म पर्यटन नीति के लागू होने से न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार फिल्म और पर्यटन प्रोत्साहन नीति को सरल बनाने की दिशा में कवायद कर रही है। जल्द ही इस पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। इससे राज्य में फिल्मों के निर्माण को जहां बढ़ावा मिल सकेगा, वहीं प्रदेश के पर्यटन को भी गति मिल पाएगी। सहयोगी अमन शर्मा के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है।
अगले 5 दिन प्रदेश में बारिश और तेज तूफान की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में सैलानियों ने भी हिमाचल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और 28 मई तक प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में बारिश ना होने की वजह से गर्मी का आलम नजर आने लगा था, तापमान में इजाफा होने लगा था, लेकिन हाल ही में आए आंधी तूफान की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में मौसम एक बार फिर मेहरबान होने वाला है। पिछले कई दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है और मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर 28 मई तक जारी रहेगा। हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में तेज गर्मी के चलते तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में लोगों को तेज उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 मई से 28 मई तक प्रदेश भर में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। 24 मई को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिससे तेज आंधी तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो है अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में, मध्यवर्ती इलाकों में हमें हल्के स्तर की बारिश और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखने को लगातार मिलती रहेगी। हालांकि 23 और 24 तारीख को जो हमारे शिमला जिला है, सिरमौर है और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और उसी के साथ निचले मैदानी इलाकों में हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों के लिए हमने 23 और 24 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि 22, 25 और 26 तारीख को भी हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज और लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों के लिए हमने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस बीच पहाड़ी प्रदेश में ठंडक की उम्मीद में सैलानी भी हिमाचल का रुख करने लगे हैं। बाहरी राज्यों से आ रहे सैलानियों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेज गर्मी के चलते उमस बढ़ती जा रही है और राहत पाने के लिए वो हिमाचल की वादियों का रुख कर रहे हैं। हम अभी शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने आए हैं और यहाँ का मौसम भी आज बहुत अच्छा दिख रहा है और हमारे जैसे बहुत पर्यटक यहाँ आए हैं। मैं सब पर्यटकों को शुभकामना देता हूँ कि आपका पर्यटन आज का अच्छा रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन हिमाचल में मौसम में ठंडक रहेगी और निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का, ओलावृष्टि का और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई, इन हालात में साइबर की दुनिया में भी छिड़ी है एक और जंग। भारतीयों पर प्रोपेगेंडा हमले बहुत बढ़ गए हैं और ये निरंतर जारी है। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भारत की केंद्रीय साइबर सुरक्षा इकाइयां लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके साथ ही बहुत जरूरी है कि हम और आप भी सोशल मीडिया पर हर पल सतर्क रहें, सावधान रहें। भी सोचना चाहिए, हम जब कोई चीज़ सोशल मीडिया में डालते हैं, जो मन में आया कह डाला, उसका नतीजा क्या हो सकता है दूसरे पे, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। Trolling is not accountability, insults are not feedback. Let's be cyber responsible and strive to be better citizens online, much as we strive to be offline. वैचारिक आदान प्रदान की स्थिति में हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात देश के संस्थानों की सुरक्षा के लिए हम और आप कैसे दे सकते हैं योगदान। तरीके बहुत हैं। किसी भी सिस्टम में कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी छोटे से छोटा टूल का कैमरा है या आपकी पेन ड्राइव है या आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वायरस इंसर्ट कर सकते हैं। कंडीशन आपको वो एक्सेस दिया जा रहा है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।